नमस्कार, न्यूज प्लस की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। किश्तवाड़ में बादल क्या फटा कि उसने 60 लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। 100 लोग घायल हैं, जबकि 24 घंटे के बाद भी 70 लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 100 लोगों को बचाया जा सका है। वास्तव में बादल फटने की घटना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चौसौटी गांव में हुई। यहां पर मचैल माता मंदिर की वार्षिक यात्रा में 300 श्रद्धालु रास्ते में थे। दुखद पहलू यह है कि सीआईएसएफ के 4 जवान भी लापता हैं, जिसमें अभी तक केवल एक जवान की लाश मिली है। किश्तवाड़ के साथ कल ही हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, किन्नौर समेत 4 स्थानों पर भी बादल फटे। जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन भूस्खलन से कस्बों में खासा नुकसान हुआ है। साल में क्लाउड बस्ट जितने हुए हैं उतने सिर्फ 2 महीने में हो चुके हैं। पहाड़ों में आखिर क्या हो गया है? पहाड़ों में कितने जलजले आएंगे? पहाड़ों में लोग प्राकृतिक अनहोनी से दहशत में हैं। क्या बादल फटने की घटनाओं पर ब्रेक नहीं लगेगा? क्या केंद्र सरकार की आकलन कमेटी इन घटनाओं को रोकने में कोई रोड मैप दे सकेगी? इसी पर मौसम विज्ञानी डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे जी से विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर पांडे जी का नमस्कार के साथ स्वागत है। पहले कश्मीर के डिप्टी सीएम ने क्या कहा, ये सुनिए। देखिए, ये गम है, एक दुख भरी खबर है और एक ऐसी खबर है जिसने पूरे जम्मू कश्मीर को हिला दिया। ये दोपहर को खबर आई और छन छन के आनी शुरू हुई, क्योंकि एक बड़ा फार प्लंग और दूर दराज का इलाका किश्तवाड़ सिटी से काफ़ी आगे है। ये मचेल यात्रा चलती है सालों साल, और उसी मचेल यात्रा का जो बेस कैंप है, जहाँ से लोग गाड़ियाँ लगाते हैं और उसके बाद पैदल आके अपनी यात्रा शुरू करते हैं, उसी जगह ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है। और जब ये खबर आई तो हमने सोचा जो रूटीन में ऐसे ही क्लाउड बर्स्ट होता है वैसा ही है, तो लेकिन ये नहीं पता था हमें कि ये क्लाउड बर्स्ट जो हुआ है किश्तवाड़ में माता मचेल की यात्रा के लिए रास्ते में जो बेस कैंप है वहाँ पे हुआ, और इतना हमारा नुकसान हो जाएगा ये उम्मीद हमने नहीं की थी। तो लिहाजा अब नुकसान तो वहाँ हुआ है और काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हुए हैं, कुछ कैजुअलिटीज़ हुई हैं। उसकी एग्जैक्ट फिगर मैं अभी नहीं कह पाऊँगा जब तक, क्योंकि एक फिगर मेरे पास आई है, लेकिन जब तक मेरी डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से, क्योंकि पहले 2 घंटे पहले मेरी बात उनसे हुई थी, अब वो बात नहीं हो पा रही। शायद वो वहाँ आगे पहुंचे हुए हैं और वहाँ पे नेटवर्क की काफ़ी प्रॉब्लम है, इंटरनेट नहीं है। और अब मेरी बात जब तक फाइनल नहीं होती और तब तक मैं कैजुअलिटी का नहीं कह सकता, लेकिन इतनी दुआ करूँगा कि माँ मचेल वाली कृपा करे कि हमारी कैजुअलिटी ज़्यादा ना हो और इंजर्ड लोग जो हैं वो ज़्यादा इंजर्ड ना हो और वो जल्दी ठीक हो जाएं, यही हम उम्मीद कर सकते हैं। और लेकिन है कि दुख है, अफसोस है कि हमारे कुछ लोग जो कैजुअलिटियाँ हुई हैं, और एक माँ की पवित्र छड़ी यात्रा में गए थे और वो वहाँ जाके उनकी जान चली गई। और लेकिन है कि कुदरत है और कुदरत के निज़ाम के आगे कोई चीज़ बड़ी नहीं है। अब क्लाउड बर्स्ट है, एक ऐसा नेचुरल क्लाउड बर्स्ट का होता है कि कोई किस पे कोई सवाल और क्यों और परंतु नहीं कर सकता। तो लिहाजा अब यही है कि हम सरकार लगी हुई है और हमने डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को डायरेक्शनें दी हुई हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने भी पूरी अपनी नज़र रखे हुए हैं किश्तवाड़ के इस हादसे के ऊपर, और वो कोशिश उन्होंने पूरा डिप्टी कमिश्नर को भी कह दिया। और मेरी भी जो बात हुई, हमने उनको पूरी डिप्टी कमिश्नर को डायरेक्शंस दे दी हैं। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ खुद इसका पूरा मौके पे पहुंचे हुए हैं और सरकार की तरफ से हेल्पलाइंस लगाई गई हैं, और जहां तक मेडिकल का ताल्लुक है हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दी गई हैं, वो अपनी पूरी फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड करेंगे। और उसके साथ साथ जितना भी जो भी उनको वहाँ ज़रूरत है हेल्प की, जो लोग वहाँ इंजर्ड हुए या कैजुअलिटी हुई, उनको जिस तरीके की भी ज़रूरत है वहाँ सरकार पूरा उपलब्ध कराएगी। और जम्मू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को भी हमने खुद कह दिया, और मैं खुद भी होके आया हूँ हॉस्पिटल से, हमने वहाँ बंदोबस्त किया है कि अगर वहाँ से किश्तवाड़ से कुछ के पेशेंट्स रेफ़र होते हैं तो उनको यहाँ पे पूरा उनकी केयर की जाए और उनको यहाँ आके कोई तकलीफ़ ना हो, इसके लिए मैं खुद भी देख के आया हूँ। तो लिहाजा कोशिश यही हमारी है कि अब जो हादसा हो गया है वो तो हो गया, लेकिन जो लोग हमारे हैं उनको पूरी हेल्प हो सके, पूरी मदद हो सके, उसके लिए सरकार पूरा अपनी नज़र बनाए हुए है। डॉक्टर साहब, ये डिप्टी सीएम एस.के. चौधरी जी हैं, वो खुद ही बहुत परेशान है और मुझे लगता है उनको बहुत सारी जानकारियां पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। डॉक्टर साहब, एक जानकारी ये आप चाह रहे थे, अभी उत्तराखंड में भी ये सब घटनाएं हुई, धराली में हुई, अब इसके बाद किश्तवाड़ में हो गई, कल हिमाचल प्रदेश में भी 3-4 जगह हुई हैं। क्या हो रहा है डॉक्टर साहब? जो तमाम मौसम विज्ञानी हैं वो ये कह रहे हैं कि 5 सालों में
इतनी घटनाएं नहीं हुई जितनी 2 महीने के अंदर हो गई हैं। क्या वजह देख रहे हैं इसकी डॉक्टर साहब? नेचर से जिस तरह हम खिलवाड़ कर रहे हैं, ये उसका नतीजा है। अब देखिए, कुछ तो हमारी तकनीकी होती है, जैसे जब हमारा मानसून का सीजन होता है तो उस समय नमी बहुत अधिक मात्रा में बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से और वेस्टर्न डिस्टरबेंस से पूरे देश में आती है। देखिए, जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाकों में जो वहाँ की भू संरचना है और जिस तरह की पहाड़ों की हमारी एक संरचना बनी हुई है, तो वहाँ क्या होता है, जब मानसून सीजन में नमी बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, लगातार नमी आती रहती है। इसके बाद फिर जो सबसे बड़ी चीज है कि पहाड़ों की जो ऊंचाई और बनावट के कारण भी बादल फटने की घटनाएं होती हैं। जब बादल पहाड़ों से टकराते हैं तो ऊपर उठने के लिए मजबूर होते हैं, उसमें नमी का संघनन और बारिश तेज हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार ये चीजें हो रही हैं। इसके बाद इसके कई फैक्टर्स हैं, ऐसा कोई नहीं है। हमने पहाड़ों पर अनियोजित निर्माण और खनन जैसी गतिविधियां भी चालू करी हैं। वहां पर हमने बहुत ज्यादा खनन किया है, बहुत ज्यादा कंक्रीट के जंगल बनाए हैं, सड़कों का निर्माण किया है, बांधों का निर्माण किया है। और अभी हाल के वर्षों में ये बात एक है कि लगातार आप देखिए वहां पर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो जब ये घटनाएं बढ़ रही हैं तो इनका कारण सबसे बड़ा है कि जब बादलों में करोड़ों गैलन पानी इकट्ठा हो जाता है नीचे, और ये बंगाल की खाड़ी से पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो नमी आती है, या अरब सागर से जो हमारे समय हवाओं के चक्रवाती संचरण बने होते हैं, ट्रफ रेखा बनी होती है, जो ट्रफ लाइन होती है वही एक बादलों की श्रृंखला होती है, जिसमें हम लोग तकनीकी रूप से उसको ट्रफ लाइन बोलते हैं। तो इन सब कारणों से जो नमी इकट्ठी होती रहती है, लगातार इकट्ठी होती रहती है, जिनमें करोड़ों गैलन पानी होता है, और वो जब ऊपर जाकर उनका कंडेंसेशन हो जाता है तो वो दिक्कत ये होती है कि थोड़े स्थान पर जब बहुत ज्यादा बादल फटते हैं, बहुत ज्यादा नमी एकदम हो इकट्ठी, या बहुत ज्यादा पानी जो करोड़ों गैलन होता है जो एक जगह गिर जाता है, तो वो बादल फटने की घटना होती है। और कहीं भी अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है तो हम लोग उसको बादल फटने की श्रेणी में कहा जाता है। तकनीकी रूप से हम लोग कहते हैं कि बादल फट गया अगर 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से आप देखिए लगातार बादल फट रहे हैं और ये बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए देखिए, हम अगर सोचें कि हमारी सरकार, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो या हमारी भारत सरकार हो, ये काम करेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस पे हमें इंडिविजुअल रूप से काम करना होगा, और इंडिविजुअल रूप से ही हमें ये चीजें देखनी होगी कि हम कहाँ पे नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने देखी जो सबसे बड़ी कमी की है कि जो नदियों का प्रवाह का एक ड्रेनेज होता था, जहां से नदी का जो जाने का पानी का रास्ता होता था, उससे हमने हमेशा छेड़छाड़ करी है। आप देखिए पूरे उत्तराखंड में, हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में भी जितने भी कंक्रीट के होटल बन रहे हैं, वो सब इसलिए नदी किनारे बना देते हैं कि वो नदी दिखे, उससे उनकी खूबसूरती बढ़ती है, लोग ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। और यही करते करते देखिए धराली की जो घटना हुई है, धराली गांव ऊपर है और वहां पर आज भी 800-700 साल पुराने घर सुरक्षित हैं, लेकिन हमने यहाँ पर नदी को टर्न हो गई थी, जो नदी का पुराना रास्ता था वो हमने रोक के और एक छोटा सा कस्बा बना दिया था, जो टूरिस्ट के लिए लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन वो नदी के रास्ते में था। तो अगर हम जो भी हमारी नदियां हैं जो पहाड़ों जी हम सड़कें चौड़ी कर रहे हैं, सिंगल रोड की सब जगह आप देखिए डबल रोड हो गई है,
इसके साथ ही हम पहाड़ों में विस्फोट कर रहे हैं जी। ये इसके बाद हमारा जो टेम्परेचर है, पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। हाँ, जो हमारे क्लाइमेट चेंज को, जलवायु परिवर्तन कर रहा है, उसकी वजह जब गर्मी बढ़ रही है, हमारे महासागर गर्म हो रहे हैं, हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, तो उनकी वजह से जो हमारे मौसमी एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं वो बढ़ने लगे हैं। कि आप कहीं भी देखिए, चाहे हमारे मैदानी इलाके हों, चाहे पहाड़ी इलाके हों, या दक्षिण भारत के इलाके हों, कि जहां भी अब देखिए स्थिति आ गई है कि वहां पर बारिश होती है तो नहीं होती है। अभी देखिए कल ही परसों कानपुर में 47 से लेके और 57 मिलीमीटर तक पूरे शहर में बारिश दर्ज की गई है। तो ये एक भारी बारिश की श्रेणी में आती है, और ये 12 बजे से लेकर 2 बजे 3 बजे के बीच में बारिश दर्ज की गई है, सभी जगह रिकॉर्ड हुई है। तो जब एक्सट्रीम इवेंट्स होने लगे हैं, मौसम के जो भी हमारे फिनोमिना है वो अब तीव्र गति में होते हैं, ज्यादा होते हैं। हवाएं चलती हैं तो फिर बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं, आप देखिए। बारिश होती है तो बहुत बारिश होती है, गर्मी पड़ती है तो 45 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर पूरे राजस्थान से लेके और पूरे गंगा के मैदानी भागों में बिहार बंगाल तक चले जाते हैं। तो ये जितनी भी स्थितियां हैं हमारे, ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही हैं कि हमने जिस तरह से नेचर के साथ खिलवाड़ किया है। जी जी। तो और हमने जो विकास के नाम पर हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम सड़कें चौड़ी कर रहे हो, चाहे हम बांध बना रहे हो, चाहे हम कंक्रीट के जंगल बना रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बड़े बड़े होटल बना रहे हैं, तो ये जितनी भी मानव जन जो भी काम कर रही है, ये भारत में नहीं पूरी दुनिया में हो रहे हैं। और जो जलवायु परिवर्तन की वजह से एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं, इनके दंश को पूरी दुनिया झेल रही है। ऐसा नहीं कि भारत में दिक्कत हो रही है, आप चाइना में देख लीजिए, आप यूएसए में देख लीजिए, किसी भी देश में चले जाइए, सभी जगह डॉक्टर साहब, चाहे वो जी, तो सभी जगह ही दिक्कतें हो रही हैं। तो इनके लिए जो हमें एक तो नेचर के साथ चलना होगा, हमें जो हमारे देखिए एक ड्रेनेज सिस्टम होता था हर जगह का, पूरे गांव का, पूरे शहर का, पहाड़ों का, हमने उसमें छेड़छाड़ी कर दी, हमने उसको चेंज कर दिया जी। आप कानपुर में देखिए, लखनऊ में देखिए, दिल्ली में देखिए, जैसे ही बारिश होती है 50 से 60 मिलीमीटर या 30 मिलीमीटर, पूरा तालाब बन जाता है और 2 से 3, 4 फीट, 5 फीट तक पानी भर जाता है और लोगों को बहुत समस्याएं का सामना करना पड़ता है। ये स्थितियां इसलिए हो गई हैं कि हमने जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम था, प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम था, उसको हमने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। हमने नया ड्रेनेज सिस्टम बना दिए हैं, और जब प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम को छेड़ा जाता है या उसको बर्बाद कर दिया जाता है तो ये स्थितियां आती हैं। इसलिए ये सारी स्थितियां पूरे भारत में और पूरी दुनिया में आ रही हैं। ये हमारे ह्यूमन जी। मैं एक सवाल आपसे जानना चाह रहा था, किश्तवाड़ में, जम्मू कश्मीर का इलाका है वो, तो एक सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल के जो पहाड़ हैं वो कच्चे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के पहाड़ तो पक्के हैं। लेकिन इतनी बड़ी घटना वहां हो गई और उसके बाद जितने ज्यादातर लोग थे वो सब बह गए, मतलब वो रास्ते में जितने लोग भी थे 300-350 लोग, वो सब बह गए। तो इतना भूस्खलन कैसे हो सकता है जी डॉक्टर साहब? भूस्खलन की बात देखिए, बात यह है जो पहाड़ों की ऊंचाई नंबर 1, उनकी बनावट, तो जो पहाड़ों की ऊंचाई बनावट है, तो उनकी जो तलहटी में होता है, आपसे मैं बता रहा हूँ कि तलहटी में जो लगातार मानसून के सीजन में नमी इकट्ठी होती रहती है बादलों के रूप में, और वैसे तो वो जब जैसी गर्मी नीचे बढ़ती है तो वो पहाड़ों में ऊपर पानी इकट्ठा हो रहा है। देखिए हमारे मैदानी भागों में पानी इकट्ठा नहीं होता है, बादल बने और बारिश हो गई। अब देखिए पॉकेट्स में भी बारिश होने लगी है। हाँ। पहले बहुत बड़े बड़े बादल बनते थे। देखिए जो जलवायु परिवर्तन का असर है पूरे भारत में देखा जा रहा है कि पहले आप देखते थे 300-400 किलोमीटर तक बादल होते थे, बूंदाबांदी होती थी। अब ऐसा नहीं होता है। हाँ। दोपहर में धूप रही, शाम के टाइम एक पॉकेट्स में छोटे इलाके में बादल बने और वहां बारिश हो जाती है, और वो बारिश काफी ज्यादा होती है, भारी बारिश की श्रेणी में आती है जो 20 मिलीमीटर के ऊपर दर्ज की जाती है। सॉरी। तो ये स्थितियां जो हमने खुद बनाई हैं, और अब इन स्थितियों के कारण जब मानसून है
तो देखिए नमी आएगी, नमी इकट्ठी हाँ। होती रहेगी, और जो वहाँ के बादल की ऊंचाई है और बादलों की तलहटी में जो नमी इकट्ठी होती, जैसे ऊपर पहुंची वो, तो एक थोड़ी जगह में, देखिए जब एक थोड़ी जगह में करोड़ लीटर गैलन पानी गिर जाता है तो वहां निश्चित जी जी आप ग्लोबल वार्मिंग की बात तो अब रह ही गई है। जी 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 डॉक्टर साहब, जो बेग होता है पानी का वो जी बहुत ज्यादा होता है, तो हाँ उसका असर ये होता है कि आदमी तो आप छोड़ दीजिए, जो 3-3 मंजिल के कंक्रीट के घर बने होते हैं या होटल बने होते हैं, उनको भी ताश के पत्तों की तरह वो ढह जाते हैं। तो देखिए फिर वहाँ ह्यूमन बॉडी का कहाँ है, वो तो 100 किलो 100 कुंटल 150 कुंटल की, 1.5 कुंटल की होती है, तो 50 किलो 60 किलो के होते हैं लोग। लेकिन जो इतनी बड़ी हमारी 3-3 मंजिल की जो मकान होते हैं वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं पानी के बेग से। और जो लोडर हो, वहाँ भी पहाड़ की जब इतना पानी का बेग होता है तो उसके साथ हमारे पत्थर भी होते हैं, जी जी पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है, मलबा होता है, ये सारा बह के पूरा नीचे जाता है। उसके बीच में चाहे वो गांव आए, चाहे वो होटल आए, चाहे हमारे ऐसे लोग आए जो किसी एक हमारी धार्मिक यात्रा पर निकले थे, धार्मिक यात्रा पे गए थे, एक जगह ज्यादा लोग इकट्ठे थे, तो ये थोड़ी घटना, थोड़ी इसमें ज्यादा लोगों की हमारी असामयिक मृत्यु होने की घटना हो रही है, जिसमें क्योंकि एक जगह पे जहां बादल फटा है वहां ज्यादा लोग, ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे थे। तो जिस तरह से भी सूचनाएं आ रही हैं तो वहां भी 30-40 लोगों के शरीर, जो मृत शरीर हैं वो पाए मिले हैं, और इसके बाद बहुत लोग लापता भी हैं, और बहुत बड़े इलाके में ये घटना हुई है और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, क्योंकि बताया जाता है कि सैकड़ों की संख्या में लोग ये कई हफ्ते और महीने तक यात्रा चलती है माता की, उसी यात्रा में सब शामिल होने आते हैं, और ये लंबे कई महीनों की यात्रा होती है, उसमें लोग आते हैं, भाग लेते हैं। तो जहाँ पे लोग इकट्ठे थे वहाँ पर ये बादल फटने की घटना हुई है, इसलिए थोड़ी जनहानि होने की ज्यादा संभावना लग रही है। और अभी भी जो हमारी सरकारी सूचनाएं हैं उन पर 30 से 40 मृत शरीर प्राप्त हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, एक जानकारी और आपसे चाह रहे थे, क्या मतलब कल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये विशुद्ध रूप से ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है बादल फटना। आपको लगता है कि केवल यही एक वजह है बादल फटने की? वजह तो और भी हो सकती है। देखिए इसमें एक फैक्टर नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग तो है ही। देखिए जो पृथ्वी गर्म हो रही है, महासागर गर्म हो रहे हैं, ये पूरी दुनिया इस बात को, इसकी दिक्कत को झेल रही है, सबको दिक्कत हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ हमने जो बहुत ज्यादा पहाड़ों पर निर्माण करने शुरू कर दिए हैं, चाहे वो विकास के दृष्टिकोण से हो या हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसकी वजह से। आप देखिए, आप बड़े शहरों में जाइए या पहाड़ों में जाइए, जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें ज्यादा घर निर्माण करने पड़ेंगे, चाहे वो पहाड़ हो चाहे मैदान हो। तो वही स्थितियां वहां भी हैं कि जब परिवार बढ़ रहा है तो जहाँ एक घर थे वहां 10 घर हो गए हैं अगली पीढ़ी या 2 पीढ़ियों में, तो इसीलिए निर्माण भी बढ़ गया है। इसके बाद हमने औद्योगिक विकास शुरू किया है, हर जगह हम कल कारखाने लगा रहे हैं। इसके बाद हमें आबादी बढ़ गई है, अब सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, जब गाड़ियां बढ़ी हैं तो सड़कें छोटी पड़ने लगी हैं, तो हम सड़कों को भी चौड़ा कर रहे हैं, तो हमें ये करना ही पड़ेगा। तो उसके वजह से हम पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, पहाड़ों की हरियाली खत्म हो रही है। इसी के साथ जब जनसंख्या बढ़ती है तो हर चीज की पहाड़ भी हम काट रहे हैं, हम पहाड़ों पे हरे पौधे काट रहे हैं। आप देखिए इतने इतने बड़े हाईवे बन रहे हैं, तो क्या हरे पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं? बिल्कुल काटे। आप देखिए, तो हरे पेड़ एक लगाने के लिए मुझे लगता है कि हमारे बाबा ने बाग लगाया था, और अगली 2 पीढ़ी हम लोग बाग नहीं लगा पा रहे हैं। मैं जब छोटा था तो उसमें 56 पेड़ थे, आज 7 पेड़ बचे हैं, और हम लोग 2 पीढ़ियां बीत गई हैं, एक कोई बाग नहीं लगा पाए हैं। तो मुझे लगता है यही स्थिति सभी की हो रही है।
क्योंकि इनमें बहुत मेहनत पड़ती है। इसके बाद देखिए हमारी एक और चीज है कि अगर सरकार ने पेड़ लगा दिया, चाहे वो किसी संस्थान में लगाया हो, चाहे किसी कॉलोनी में लगाया हो, तो हम करते क्या है, हम उसकी देख रेख नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि सरकार ने पेड़ लगाया है तो इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है या उस विभाग की है। ऐसा नहीं है। सरकार ने हमें पेड़ दिया, हमने पेड़ लगाया, अब ट्री गार्ड की मेरी जिम्मेदारी है। पानी देने की जहाँ पे लगाए वहाँ के क्षेत्रीय जो भी लोग हैं आमने सामने रहते हैं उनकी जिम्मेदारी है। तो हम इन जिम्मेदारियों से बचते हैं, इन जिम्मेदारियों को महसूस नहीं करते हैं। सरकारें लगातार देखिए करोड़ों पेड़ लगाती हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार का नुमाइंदा आए वहाँ, वो रोज पानी डाले, वो उसकी सुरक्षा करे। तो ऐसा संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें एक कल्चर डेवलप करना होगा अपने घर में, स्कूल में, डिग्री कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, जहां हमें बताना होगा, बच्चों को ये शिक्षा देनी होगी कि देखिए ये प्लेनेट हमारा है, हमें अगले आने वाली पीढ़ी को पानी देना है, ऑक्सीजन देना है, खाद्यान्न देना है। तो इनके लिए हमें जितने भी प्राकृतिक साधन इनको बचाना है। आप देखिए हम शहरों में गाड़ी धोने में करोड़ों लीटर पानी बर्बाद करते हैं, आप देखते हैं सभी धोते हैं, सभी साफ गाड़ी से चलना चाहते हैं। ऐसे ही हम अपना घर धोते हैं, रोज सफाई करते हैं, रोज धो देते हैं, तो पानी हम कितना बर्बाद कर रहे हैं। और देखिए कुछ शहर ऐसे भी हो गए हैं जो जहाँ पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि हमें लगता हो कि हमारे 10-15 साल जिंदगी कट जाएंगे, लेकिन अगर हम ये सोच के चलेंगे कि आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे के जा रहे हैं, अगर हर आदमी के मन में ये विचार आएगा कि हमें आगे आने वाली पीढ़ी को अच्छा जीवन, अच्छा स्वास्थ्य, खाद्यान्न, ऑक्सीजन, पानी, ये सारी चीजें देनी है, तो इसके लिए देखिए हमें खुद कल्चर डेवलप करना होगा, एक संस्कृति डेवलप करनी होगी। स्कूल, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक बच्चों को बताना होगा कि भैया ये पेड़ लगा, हमें लगाना, बड़ा करना है। हम बच्चों को देखिए ज्यादातर जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, कहते हैं भैया अपनी बर्थडे में एक पेड़ लगा, उसको बड़ा करो। जब वो बड़ा होगा तो आपको अच्छा लगेगा 15 साल बाद कि ये पेड़ भैया हमने लगाया। ठीक कह रहे हैं आप। तो जब इस तरह की हम लोगों को उनको थोड़ा सुसज्जित करेंगे इन चीजों के लिए, चाहे पढ़े लिखे हों चाहे बिना पढ़े लिखे हों, सभी लोगों को देखिए जलवायु परिवर्तन पर काम करना होगा। हमें अपनी पृथ्वी बचानी है, हमें अपना देश बचाना है, हमें पानी कम खर्च करना है, हमें ऑक्सीजन की भी व्यवस्था करनी है, हमें हरे पेड़ भी लगाने हैं, हमें खाद्यान्न उत्पादन पर भी ध्यान देना है। देखिए जिस तरह से आबादी हमारी बढ़ रही है, तो अब देखिए हमारी कृषि भूमि कभी 80% तक हमारी जो आबादी थी पूरे देश की वो किसानी पे आधारित थी, खेती पे आधारित थी। अब वो 50% या 55% रह गई है जी। हमें खेती की जो हमारी जमीन है वो लगातार कम हो रही है। अगर खेती की जमीन लगातार कम होती जाएगी तो देखिए खाद्यान्न हमें खरीदना पड़ेगा कुछ दिनों बाद बाहर से। अगर खाद्यान्न खरीदना पड़ेगा तो हमें दिक्कत होगी। ये सारी चीजें हैं, इनका हमें अच्छा सा पालन करना होगा और हर आदमी को पालन करना होगा। हमें सरकारों पर इसके निर्भर नहीं रहे होगा कि सरकार पेड़ लगाए, सरकार सारी चीजें करें, नहीं तो आने वाले दिनों में आप देखें कि जो बड़े शहर हैं, सबसे दिक्कत बड़े शहरों में होगी जहां 50 से 60-70 लाख की आबादी रहती है। और देखिए जिस तरह से वैज्ञानिक बता चुके हैं, लगातार कह रहे हैं, अभी तो लोगों को लगता है ऐसा नहीं होगा। 2050 में समुद्र इतने बढ़ जाएंगे कि जो समुद्र किनारे पूरी दुनिया में जितने भी शहर हैं, ये सारे शहर डूबने की कगार पे हैं। आप देखिए लगातार बड़े बड़े टापू डूब रहे हैं, समुद्र का पानी पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और पूरी दुनिया के जाने कितने शहर और कितने देश और टापू डूबते जा रहे हैं। तो हमारी जो जमीन है वो कम होती जा रही है। तो डॉक्टर साहब ये बात तो सही है। डॉक्टर साहब एक चीज जानना है, किन महीनों में हमको पहाड़ की यात्रा नहीं करनी चाहिए? अब तो वहां क्लाउड बस्ट हो ही रहे लगातार, तो हम किन महीनों में बचें? मानसून आ जाता है और मानसून जैसे हमारे यहाँ 20 जून के बाद मानसून आता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश और पहाड़ों पर बारिश शुरू हो जाती है जुलाई फर्स्ट वीक से या जून लास्ट से। और इसके बाद भी जो हमारे WD आते हैं, देखिए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, वो हमारा देखिए जो भी बारिश होती है कहीं भी वो बारिश होती है, कहीं ना कहीं से वो नमी आती है। ठीक बात कर रहे हैं। जब वो नमी आती है
तो बारिश उसी से होती है। तो जो हमारे यहाँ पहाड़ हैं, पहाड़ों पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। जो WD होते हैं, जिनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, जो नमी हमारे यहाँ से भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी है, बहुत दूर हैं, उनके वहां से आती है। आती कैसे है? वो जेट स्ट्रीम एक होती है जो 5-6 हजार किलोमीटर दूर से उन नम हवाओं को लाके हमारे देश में लाती है। और होता क्या है कि जो हमारी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो इस पर्वत श्रृंखला में की वजह से होता ये है कि वो जो नम हवाएं आती हैं वो हमारे पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में आके नमी टकराती है। तो वो नमी यहाँ इकट्ठी होती है और उससे बारिश होती है पहाड़ों पर, और कभी कभी गंगा के मैदानी भागों पर और बिहार तक, बंगाल तक। जो WD सशक्त आते हैं और उनके साथ कोई और मौसमी सिस्टम बन जाते हैं, वो इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, तो पूरे गंगा के मैदानी भागों में भी बारिश होती है। तो वो तो सर्दियों में भी होती है। जो महावट होती है जितनी हमारी, वो इन्हीं कारण होती है। लेकिन जो पहाड़ हमारे खतरनाक होते हैं वो मानसून सीजन में होते हैं। तो मानसून सीजन हमारा 4 महीने का होता है, 1 जून से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर। जून, तो इन महीनों में डॉक्टर साहब नहीं जाना चाहिए? नहीं, इन महीनों की बात यह है कि जब जुलाई में बारिश शुरू हो गई, आप देख, तो बारिश शुरू होने के बाद जब तक मानसून वापसी न शुरू हो जाए, जैसे अभी 15 सितंबर तक जिस तरह से मौसमी मॉडल हमारे दिखा रहे हैं कि बारिश होती रहेगी रुक रुक के, कि बीच में 2 दिन रुक गई, फिर बारिश हो गई। तो ये और होता है क्या, जैसे बारिश हुई फिर वहां धूप निकली, तो फिर शाम को बारिश हो जाती है। पहाड़ों पर जनरली ये होता है। जैसे अब ये अपने शहरों में भी हो रहा है कि दिन में धूप निकलेगी और शाम को बारिश होगी। ज्यादातर बारिश रात में होने लगी। उसका कारण ये है कि दिन में जो हमने कंक्रीट के जंगल बनाए हैं शहरों में, तो ये गर्म बहुत कर देते हैं। और जब ये गर्मी हमारे जो बादल ऊपर बने होते हैं उनमें चली जाती है, तो जो हमें कंडेंसेशन के लिए नमी 99-90% के ऊपर चाहिए होती है, वो कुल नमी रह जाती है 60%, 50%। तो दिन में बारिश नहीं होती है। लेकिन जैसे ही शाम को 6 बजे के बाद गर्मी कम होती है और नमी हमारी बादलों में 90% के ऊपर बढ़ जाती है, तो बारिश शुरू हो जाती है। अब आप देखिए, लगातार बड़े शहरों में देखिए, कानपुर में देखिए, बारिश रात में ज्यादा होती है, दिन में बारिश बहुत कम होती है, या शाम को 5 बजे के बाद होती है। तो ये बारिश का कारण। और दूसरी बात ये जो आपने पूछा कि देखिए 1 जुलाई से लेके, और कभी कभी मानसून लेट होता है, कभी कभी अर्ली आता है। तो हमें ये देख के कि मानसून आ गया है और पूरे देश में बारिश शुरू हो गई है, तो पहाड़ों पर भी ऐसा नहीं लगातार बारिश होती है। जैसे अभी पता लगे कि 10 दिन हमारा मानसून ब्रेक है, कभी कभी 15 दिन मानसून ब्रेक। मैं बात समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप थोड़ा समाप्त भी करेंगे। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहा था संक्षेप में 1-2 लाइन का, कि किन किन लोगों को या पूरी जनता को हमको कैसे मौसमी झंझावातों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। मोटे मोटे 2 लाइन का मैं जानना चाह रहा था। अब थोड़ा समय भी। हमें नंबर 1, नेचुरल जो भी हमारे भगवान ने प्रकृति से हमें जो भी चीजें मिली हो, चाहे पेड़ मिले हो, चाहे पानी मिला हो, चाहे ऑक्सीजन मिली हो, कोई चीज मिली हो, इसको हमें अब इनकी कंजर्वेशन करना है, इनका संरक्षण करना है हमको। नंबर बात एक ही। नंबर दूसरा, हमें जो पृथ्वी गर्म हो रही है, सारे जितने भी जलवायु परिवर्तन का कारण एक है कि हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है, महासागर गर्म हो रहे हैं। तो हमें जो कार्बन का उत्पादन है, जो उसको कम करना है। बस मैं समझता हूं कि बात हमारी पूरी हो गई है। फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे, फिर नए विषय पर जुड़ेंगे, है ना, और ये होता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने देखा, क्लाउड बस्ट एक बड़ी चिंता का सबब बन गया है। पहाड़ों में हर पल लोग डरे हुए हैं। बादल फटने के लिए तत्काल कोई रेमेडी नहीं है। ऐसे में समय आ गया है कि पहाड़ ही नहीं, मैदानी इलाकों को भी कुदरत के कहर से बचाना होगा। विकास की अंधी दौड़ बंद करनी होगी, प्रकृति से छेड़छाड़ बंद करनी होगी, अन्यथा जलजले में लोगों की जानें जाती रहेंगी। चलते चलते कुदरत का कहर देख क्यों डरता है इंसान, जब खुद ही खिलवाड़ कुदरत से करता है इंसान। शुक्रिया, नमस्कार।